आपको देते हैं। शायद आपको पता होगा कि हमारी ये सभ्यता विश्व की श्रेष्ठतम सभ्यताओं में से भी श्रेष्ठ थी। अगर ये इंडिया का हम फोटो लेते हैं, थोड़ा सा जान के, इंडिया का फोटो, ये आपका जम्मू कश्मीर है। और अगर हम ये इंडिया अगर ले लेते हैं, हालांकि सही नहीं बना है, फिर भी देखते हैं हम, और पाकिस्तान को एक अलग कलर से लेते हैं जिससे थोड़ा सा समझ में आए, और ये आपका पाकिस्तान अगर ले लेते हैं, ठीक इसी ढंग से हम यहाँ से अफगानिस्तान को ले लेते हैं, ठीक है, और ये आपका अलग से आप ईरान को ले लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका जो कुछ हड़प्पा सभ्यता के नगर है उनको थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ हैं, कैसे हैं, और हमें उनमें से क्या क्या जानना कंपटीशन के लिए ज़रूरी है। कुछ प्रश्न भी जो आते हैं वो भी थोड़ा सा हम डील करेंगे, और उन प्रश्नों में कैसे दिक्कतें आती है वो भी जानकारी हम देंगे। सबसे पहले देखेंगे हम कि आपका जो कोलार है वो यहाँ है, ठीक है, यानी कर्नाटक का जो कोलार है, स्वर्णखान, ये देखिए आप, ये इतना दूर है। ठीक इसी ढंग से अगर आप बिहार का मुंगेर लेते हैं तो यहाँ है, ठीक है। सोचिए कि इन लोगों का कहाँ कहाँ संबंध रहा होगा। ठीक इसी ढंग से सुतकागेंडोर यदि हम देखें तो यहाँ पर एकदम ईरान के बॉर्डर पर दास्क नदी के किनारे सुतकागेंडोर है। सुतकागेंडोर है, ठीक है। अगर हम देखें इनका सिंधु नदी, तो सिंधु नदी को थोड़ा सा हम ग्रीन से बना देते हैं कि हल्का सा देख सके। ये सिंधु नदी देखिए ऐसे आती है और ये बहते 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 एकदम से और अरब सागर में गिर जाती है। अभी सिंधु नदी की ही सहायक नदी है रावी नदी, जो आपके ऐसे आकर और यहाँ सिंधु में मिल जाती है। अब जो हड़प्पा नगर आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आपका हड़प्पा नगर है, ठीक है, पाकिस्तान में ही, भारत में नहीं है। और यहाँ पर आकर लगभग आपका मोहनजोदारो है, देखिए कहाँ है। और चनहोदरो अगर देखना आप चाहें तो इसे देख सकते हैं यहाँ। अब आप सोचिए कि कितना डिफरेंसेज है, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी अगर देखें मोटे तौर पर कोई और कलर से, अगर हम यहाँ से दूरी निकालते हैं तो ये 483 मील हो जाता है, 483 मील। तो आप समझ सकते हैं कि 483 मील मतलब 600 किलोमीटर के आसपास, 625 किलोमीटर के आसपास होगा। और यहाँ से जो आप दूरी देख रहे हैं ये थोड़ा अलग हो जाता है, ये लगभग 130 किलोमीटर दूरी हो जाता है। ये आपका चनहोदरो है, जिसको चानहोदरो अंग्रेजी में लोग लिखता है। और ये आपका जो है सिंधु है, सॉरी मोहनजोदड़ो है। जी जी, मोहनजोदड़ो
ठीक है, और ये आपका हड़प्पा है, ठीक है। तो सोचिए यहां पर आपका लोथल है, ये जो एरिया है वो लोथल है, और यहां पर भगत्रव है। यहां पर दिखाई नहीं पड़ रहा होगा आप लोगों को, मैं जान के भी चाहता हूं कि दिखाई नहीं पड़े। भगत्रव है, क्योंकि जो दक्षिणी बिंदु है ये आपका अब ये माना जा रहा है महाराष्ट्र में दैमाबाद को माना जा रहा है। और यहां पर एक लोकेशन है आपका, ये है आलमगीरपुर, और यहां पर आपका प्रयाग है, ठीक है। तो ये भी आपका एक लोकेशन आजकल बन रहा है, जिसको हम इलाहाबाद के नाम से पहले जाना करते थे। तो ये हड़प्पा सभ्यता के अति महत्वपूर्ण स्थल है। अब इसमें कालीबंगा भी महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं कि नहीं है। एक एक नगर के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं दूंगा, वीडियो लंबा होगा और आप सुनते हैं तो आपको थोड़ा याद होता है, ध्यान रखेंगे। सफलता के लिए कभी भी मैं राय देता हूं, शॉर्टकट रूट नहीं होता। जो वो आकर आपको कुछ शॉर्टकट वीडियो दिखा देते हैं या फिर कूद के पढ़ाते हैं, वो अकटेंट बकटेंट जो मिला वो आपको करा देंगे। अब बंगाल के हुगली नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं, मैंने तो नहीं देखा कि आईएएस में भी कभी आया हो या कभी बीपीएससी में आया। गंगा नदी के किनारे आएगा, हुगली नदी पूछेगा भी तो गंगा का ही एक पार्ट है, और उसमें कोलकाता केवल शहर पूछता है, वो भी इतना इजी किसी कंपटीशन में आता भी नहीं। तो ऐसा नहीं कि आप YouTube पर या Facebook पर या रील पर कहीं भी वीडियो देख लीजिए और अट्रैक्ट हो जाइए। हम देखिए अट्रैक्ट नहीं है तो सब लाखों लाखों में उन लोगों का व्यूअर कैसे जा रहा है, यानी कहीं न कहीं बनने के लिए लोग तैयार है, गदहा आउ बना रहा है सब, जिससे आप अट्रैक्ट होइए। तो अब सोचिए न कि लैले पुदीना पर गाना बन जाए, ये अट्रैक्ट कर ले, टपोरी स्वभाव समझा जा सकता है, लेकिन कंपटीशन में टपोरी स्वभाव को और फुटपथिया नॉलेज को महत्व नहीं दिया जाता। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप अगर कंपटीशन निकालना चाहते हैं तो उन लोगों को बिल्कुल सब्सक्राइब न करें, एकदम न देखें, ब्लॉक कर दें। मैं तो अपने मोबाइल में जैसे ऐसे टपोरी कोई आता है, ऐड भी उसको तुरंत क्रॉस के निशान होता है, काट देते हैं, या फिर संभव हुआ तो खुलते खुलते धीरे से जाके उनको ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि किसी न किसी दिन हमें भी वो आगोश में ले लेंगे और मैं भी वैसे ही अट्रैक्ट होकर जो इतनी ज़्यादा सफलता दिला रहा हूँ प्रभावित हो जाऊंगा और लोकप्रियता के लिए काम करूंगा, सफलता के लिए कम करूंगा। सफलता के लिए धीरे धीरे मेहनत करना जरूरी होता है। गंभीर चलो, एक कदम ही चलो, लेकिन साकार दिशा में चलो, ठीक है। तो चलिए यहां देखते हैं हम सबसे पहले सबसे उत्तरी स्थल आपके मांडा की चर्चा करते हैं। ये है आपका जम्मू के पास मांडा, ठीक है। ये सबसे उत्तरी स्थल है और चेनाब नदी के किनारे है आपका, और यहां से पाषाण उपकरण भी मिले हैं, ताम्र उपकरण भी मिला है, और साथ ही साथ चनहोदरों से बने हुए बहुत से खिलौने मिले हैं। रंगीन मृदभांड भी मिला है, जिससे लगता है कि मांडा भी एक व्यवस्थित हड़प्पा सभ्यता का नगर था। बहुत विकसित नहीं था, लेकिन एक व्यवस्थित था।
उससे उधर लोग उत्तर दिशा में गए होंगे, लेकिन स्टेबल नहीं रहे होंगे। बस कश्मीर के कुछ वादियों से जो उनको चीज मिला होगा उसे लाए होंगे, जो विलासप्रिय होगा और उसका साक्ष्य नहीं रहा है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पाषाण उपकरण जो भी वो प्रयोग किए हैं मंडा में भी, वो सब चनहोदरों से बना हुआ था। यानी कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता का मंडा से बेहतरीन कम्युनिकेशन था, यानी उसका अंग ही था, उससे अलग मंडा नहीं था। अब रही पूर्वी स्थल के बारे में, तो देखना है आपने प्रयाग तक। परवर्ती काल में प्रयाग तक हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि प्रयाग जो है इलाहाबाद है और मैच्योर एज, बिफोर एज एंड लेटर एज, 3 भाग में अब हड़प्पा को बांटा जाता है। अंग्रेजों ने जब तक उत्खनन किया बिफोर इंडिपेंडेंट, वह सभी के सभी अपने मानसिकता से ग्रसित होकर किया, उस मानसिकता से, जबकि इतिहास विशुद्ध लिखने वाला वह माना जाता है जो अपने जातीय मानसिकता से, धार्मिक मानसिकता से, अपने लोकेलिटी से पूरी तरह उबड़ा हो और निष्पक्ष लिखे। लेकिन इतना होना मनुष्य के लिए संभव नहीं है। यानी मनुष्य मानव व्यवहार के अधीन ही होता है, व्यवहार से बाहर निकलना है, इंटेलेक्चुअलिटी होती है, और उतने इंटेलेक्चुअल जो है हम लोग नहीं हैं। कहीं ना कहीं हमें वेस्ट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं अपने सेंटिमेंट से प्रभावित हो जाते हैं और उसको उसी के अनुसार परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। तो चूंकि वो विदेशी थे, तो वो चाहते थे कि जानबूझकर हम हड़प्पा सभ्यता को एक खास एज का दिखाएं, न पहले का न बाद का। यानी घुमंतु कोई विकसित सभ्यता चली आई और 5-6 वर्ष भारत में रहकर फिर चली गई, उनका ये कहना था। हकीकत है कि हड़प्पा सभ्यता का सनह सनह विकास हुआ। झुक्कर संस्कृति, झाकर संस्कृति, कैल्कोलिथिक, मेगालिथिक, नियोलिथिक, इन सब से प्रमाण मिलता है और इन्हीं क्षेत्रों में लोग बसे भी थे। अब रही बात कि उनका मुंगेर से जो संपर्क हुआ और यहाँ का टीन का जो अयस्क मिला है एसन का, वह अयस्क मुंगेर के ही खान का है, उसका लेबोरेटरी टेस्ट होता है। अब जो भी आप कोई चीज यूज किए हैं, अगर बेहतरीन उसका जांच किया जाए तो निश्चित रूप से सुस्पष्ट हो जाएगा कि वो वस्तु कहाँ से ली गई है। कपड़े पहने हैं तो वो उसमें जो कॉटन है, धागे हैं, वो कौन से क्वालिटी का है, कहाँ से लिया गया है, और सटीक लेबोरेटरी में निकाला जा सकता है। तो जो जांच हुआ कांसा का, उसमें पता चला कि आपके मुंगेर के कांसा का प्रयोग, टीन का प्रयोग किया गया था और कुछ हद तक सोने का भी। तो बीच में चूंकि सोना मुंगेर से नहीं मिला, इसलिए भौंदी मजाक लोग करते रहे। लेकिन अब जाके देखिए, करमटिया नामक का स्थान है, यहाँ से सोना मिलना शुरू हो गया है। करमटिया जगह है और आश्चर्य करेंगे, आज भी ये जो कोलार देख रहे हैं कर्नाटक का, ये आपका यहाँ से तमिलनाडु है, जी, और यहाँ से जो है आपका केरल है, थोड़ा सा और ऊपर से, तो ये कर्नाटक का कोलार क्षेत्र ही है। यहाँ से सोना जो है बड़े पैमाने पर खुदाई होता था। अभी कुछ समय से खुदाई थोड़ा वहाँ कम हो गया है, बड़े डीप होने के कारण। और अगर हड़प्पा सभ्यता के स्वर्ण आभूषणों के अयस्क की जब जांच किया गया, तो कन्फर्म पता चला कि ये अफगानिस्तान का मुंगेर का और कर्नाटक के कोलार खान के ही सोना है। यानी अफगानिस्तान से भी सोना प्राप्त किया जाता था। कितना दूर दूर तक उनका संबंध था, ये आप देखकर समझ सकते हैं। फिर भी हम हड़प्पा सभ्यता को भगत्रों तक, यानी कि यहीं तक मानते हैं, कर्नाटक तक नहीं मानते हैं। वस्तुएं जरूर गई होगी लेकिन माना नहीं जाता। अब थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर आप, यानी आलमगीरपुर, ये आलमगीरपुर है, मैंने यहाँ लिखा भी है, आप देख सकते हैं। ये हिंडन नदी के किनारे है और हिंडन नदी आपके मेरठ में है, जहाँ 1857 का 10 मई को विद्रोह हुआ था और वहाँ से नाद पर कपड़े का छाप मिला है। वहाँ बड़े पैमाने पर मृदवांड मिले हैं, पाषाण उपकरण मिला है, लोगों के आवास मिले हैं। हालांकि आवास बहुत विकसित अवस्था में
नहीं है। जो मोहनजोदड़ो के 2 मंजिले और 3 मंजिले आवास मिले थे, वह आवास आपके आलमगीरपुर से नहीं मिला। तो आज भी देख सकते हैं आप, मुंबई की जो मकान है, जो दिल्ली की मकान है, वो हमारे बिहार का थोड़े है। अब मुंबई में जाके देखिए, पूरे 10 फ्लोर, 20 फ्लोर, 25 फ्लोर ऐसे बड़े बड़े ऊंचे मकान हैं। और अपने यहाँ आप बिहार में देख लीजिए, छपरा में देख लीजिए। तो कहने का अर्थ है कि क्या हम उस समय के नहीं है, क्या उस भारत के अंग नहीं है? राजधानी थोड़ा सा अमीरों की चीज होती है, वहाँ ज्यादा 2 मंजिले बहुमंजिले बनते हैं मकान। तो इस ढंग से ये आलमगीरपुर आपका जो है ये नगर था, जो भारत का हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी स्थल था। और प्रयाग से जो है 2000 बीसी के साक्ष्य मिले हैं, ये 2000 बीसी के। अब 2000 बीसी पूर्णतः मैच्योर हड़प्पन एज नहीं है, इसको लेटर हड़प्पन माना जाता है, जो 19 से लेकर 1600 बीसी तक का हड़प्पा काल था, जो धीरे धीरे नगरीकृत सभ्यता से ग्रामीण सभ्यता में अर्थाभाव के कारण तब्दील हो रहा था। और अर्थाभाव का मूल कारण था इंटरनेशनल ट्रेड से होने वाले इनकम की कमी, और साथ ही व्यवसायी वर्ग एवं पुरोहित वर्ग के बीच आपसी संघर्ष। जैसा कि अभी आप देखे होंगे कि खेसारी लाल अपने आप को यादवों के नेता बनने के लिए और लालू के माथ पर खड़ा होने के लिए सीधे बाबू साहब लोगों को उन्होंने ललकार दिया। उन्होंने कहा राजपूत समुदाय के लोग अब कहाँ हैं, एकदम चुनौती दे दिया। इससे होगा क्या कि लालू यादव के माथ पर आसानी से वो बैठ सकते हैं, और भविष्य में अपने नेता बनने की उन्होंने एक बीजारोपण कर दिया है। यादव कैसे कितने पढ़े लिखे हैं वो तो पता ही होगा आपको। तो ये माने है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये लोग निश्चित ही रूप से जात आते ही सपोर्ट करना। हम देखे फेसबुक पर इतनी गालियां दिया था लोग, हम खेसारी तेरे साथ हैं, विनाश कर देंगे, तो हम क्या यदुवंशी हैं, हम केशव के लाल है, वगैरह वगैरह। तो बड़ा मैंने आश्चर्य हुआ कि चलिए वो लोग इस तीर को समझ नहीं रहा है कि वो तीर उन्हीं पर चलाया है, वो किसी और पर नहीं चलाया। अगर इतना मजबूत ही रहता तो किसी एक गरीब से गरीब क्षत्रिय को भी चुनौती देकर गांधी मैदान में बुलाता और कहता कि चलिए हम इनको इतने बजे आज मारेंगे, एक थप्पड़ भी। मैं कहता हूं अगर खेसारी को औकात हो या उनके समर्थकों को, पूरे बिहार नहीं किसी देश के समर्थकों को, तो एक जगह कोई सुनिश्चित कर दें और हम ही आते हैं, वो हमें खाली खंखार के दिखा दें, जी बाहर आ जाएगा, इतनी गारंटी है धरती के किसी कोने पे। तो ये बेकार की बातें हैं कि भाई ये जातीय संघर्ष, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने ही जात के अपने ही लीडर्स को दबाने की टेक्निक है, ताकि लोगों को लगे कि भाई हम मजबूत हैं। अब पंकज को एक थप्पड़ मार देना, उतना तो हर लोग पिटाता है। अब अकेले में घेर कर आप इस चीज को एक डेट दो कि भाई 15 जनवरी को, 25 जनवरी को गांधी मैदान में फलना पंकज को मारेंगे हम। अपडेट दीजिए गांधी मैदान में, कारगिल चौक पर, देखिए तो आपका क्या वहां इलाज हो रहा है, क्या कैसा व्यवस्था आपकी हो रही है। किसी भी जाति को, चाहे वो कितना ही कमजोर हो, अपने समुदाय, किसी भी को समुदाय को नहीं ललकारना चाहिए। और समुदाय को ललकारना, ये सीधी सी बात क्या कर रहा है कि अपनी राजनीतिक रोटी सेकना है। तो ये वर्ग संघर्ष कहलाता है, आपको बता दें। और ये दिमाग जानबूझ के लगा, तो 200-400-600 करोड़ हो गया होगा, क्योंकि तो बहुत सारे मंदिरों की मूर्तियां गायब हो गई और बहुत सारे एटीएम लोगों को समाप्त हो गया। तो निश्चित रूप से मजबूती तो थोड़ी आती ही है, आपको पता ही होगा। अब वो पैसा कहाँ जाए, तो निश्चित रूप से राजनीति में निवेश किया जाए और मुख्यमंत्री बना जाए। तो तेजस्वी जी भी कोई साधारण नहीं है कि उनको ऐसे ही सीट छोड़ देंगे कि आ जाइए और चीफ मिनिस्टर बन जाइए। तेजस्वी जी एक मजबूत व्यक्ति हैं और बड़ी समझदारी है। जब नीतीश से अलग हटकर और पुनः नीतीश से जुड़ गए, तो समझा जा सकता है कि लालू जी से कम दिमाग नहीं है, बल्कि ज्यादा। कम रहते तो शायद कहते सत्ता में नहीं आएंगे, लेकिन उस पलटू के साथ नहीं रहेंगे। लेकिन राजनीति के एक मजबूत खिलाड़ी है। मैंने कहा था कुछ दिन पहले भी फेसबुक पर, आप लोगों को पता भी होगा कि अगर तेजस्वी चालाक होंगे तो नीतीश के रहते ही उनके साथ जुड़ जाएंगे। अगर नहीं जुड़ेंगे तो फिर उनकी सत्ता जल्दी नहीं आएगी। केंद्र तो केंद्र राज्य में भी नहीं बन पाएंगे। उनकी बुद्धिमानी यही है
कि उसी अंकल के कंधे पर पुनः बैठें और सत्ता में आ जाए, जिससे उनकी समस्याएं समाप्त हो जाए। और शायद ईश्वर ने सुना उनका, या खुद बुद्धिमान है, निश्चित रूप से उन्होंने दिमाग लगाया, तो वहां खेसारी चमकने वाले नहीं है। और इस तरीके से यादवों को अपने साथ नहीं जोड़ सकते। यादव लालू जी के साथ है, देश के साथ है, राष्ट्र के साथ है, समाज के साथ है और सदा रहेंगे। वैसे खेसारी तो ऐसा हूं क्या कहें तो पूरा चुनौती समुदाय को देना उचित नहीं है। हाँ, आते हैं आपको, तो वर्ग संघर्ष हुआ था, और इस वर्ग, इतिहासकार मानते हैं इसको, हम लोग तो देखे नहीं, तो वर्ग संघर्ष में व्यवसायी वर्ग अमीर हो गया और ब्रह्म पुरोहितों को महत्व देना बंद कर दिया, और इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। आज भी बड़ी दिमाग से काम किया जा रहा है। आज देखेंगे जहां तहां जो मंदिर बन रहा है, उस मंदिर में ब्राह्मण का योगदान नहीं है। ब्राह्मण एक साधारण कहिए एजलाई कहिए लेबर की तरफ से पूजा पाठ करा रहा है। उस मंदिर का पूरा प्रबंधन लोग जो है व्यवसायिक ग्रुप कर रहा है, चाहे जहां भी हो। आप छपरा में ही ले लीजिए, कचहरी स्टेशन है, वहां दान बक्स है। दान बक्स की पेटी हिम्मत है कि कोई ब्राह्मण खोल दे? नहीं, वहां एक व्यवसायिक ग्रुप का कब्जा है, वही खोलेगा, वही ले जाएगा। क्या निकला, क्या करना है, क्या खरीदना है, पूरी तरह नाम ब्राह्मण का होगा। ब्राह्मण का तो तनख्वाह फिक्स कर दिया गया है कि 5,000 रुपया आपको मिलेगा, एक भी चढ़ावा लेना नहीं, ये सब दान बक्स में डलवाना। तो अब मंदिर पर ब्राह्मण का नियंत्रण नहीं रह रहा है। अभी वैसे ही आपको शिल्पी पोखरा पर बन रहा है, वहां भी छपरा के मूर्धन्य व्यवसायी लोग जुड़े हैं, और जितने चढ़ावा आएंगे वो सब चढ़ावा व्यवसायी वर्ग खोलेगा, देखेगा, अब क्या करेगा वो समझे। तो वहां भी वही हुआ। हड़प्पा में भी जो है पुरोहित लोग मात्र सेवक रह गए और व्यवसायी कब्जा कर लिए। आज भी 90% मंदिरों पर कब्जा व्यवसायियों का है। ब्राह्मण तो महीने पर नियुक्त किए गए हैं, वो कमेटी बनाते हैं, मेंबर बनते हैं, चेयरमैन बनते हैं। ब्राह्मण चिल्लाता है, शंख बजाता है, घंटी डोलाता है, और सबको लगता है कि ब्राह्मण के पॉकेट में सारा पैसा जा रहा है। वो अगर गड़बड़ थोड़ा न करे तो पेट भी न चले उनकी। तो इस तरीके से सफाई वो करेंगे, देखरेख वो करेंगे, बस उसका ताला चाबी रहता है कमेटी के पास, और कमेटियां खोलती है, और ये ओकेजन करना है, वो ओकेजन करना है, ये झालर लगाना है, अपने दुकान से झालर, अपने दुकान से ट्यूब, अपने दुकान से कपड़ा, अपने दुकान से पेंट, सब उनका ग्रुप है। और इस ढंग से बढ़िया जितना भी रिजेक्टेड पेंट होते हैं वो बेच देना है, रिजेक्टेड कपड़ा है मंदिर में दे देना है, रिजेक्टेड मिलावटी आभूषण है वो सब मंदिर में दे देना है, और उस पैसे को एकदम से भुना लेना है पूरी की पूरी तरह। तो पूरी तरह व्यवसायिक ग्रुप जो है यहाँ भी कब्जा ऐसे ही कर लिया था। अब पुरोहित ग्रुप को थोड़ा सा अटपटा लगा, और फिर संघर्ष हुआ, और उन्होंने व्यापार को जो दिशा दे रहे थे, मौसम की भविष्यवाणी कर रहे थे, कब प्रकृति की जो है मानसून आएगा नहीं आएगा, वो देना बंद कर दिया, और हड़प्पा सभ्यता का इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड प्रभावित हो गया। और ध्यान रखेंगे, जब भी किसी के पास पैसे की कमी हो जाती है तो छोटी छोटी परेशानियां भी बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। अब मेरा मोबाइल अभी गिर के टूट जाए तो निश्चित ही रूप से क्या करेंगे, हम रिपेयर कराएंगे, नया नहीं लेंगे। अभी टूटा हुआ भी है मेरा मोबाइल, स्क्रीन टच स्क्रीन नहीं है, उसका पासवर्ड से खुलता है, पासवर्ड से लगता है, और मजबूरी में करीबन 2 साल से वही कोरोना के बाद से रखा हूँ, कहाँ बदला हूँ। लेकिन उसके पहले जितनी भी मोबाइल मैंने लिया वो नहीं भी खराब हुआ तो नया नया मोबाइल जैसे जैसे लंच होते रहा मैं लेते रहा, क्योंकि मेरे पास पैसा था। तो वही हड़प्पा सभ्यता में जब आप देखे होंगे मोहनजोदड़ो में बाढ़ आया लगातार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार, तो यानी 9वां बार के बाद ये सभ्यता समाप्त हो गई, मोहनजोदड़ो नगर उजड़ गया। तो पहले क्यों नहीं उजड़ा? पहले बार में ही बाढ़ से उजड़ जाता, यानी पैसे थे फिर बस गए, दोबारा बाढ़ आया फिर बस गया, तिबारा बाढ़ आया फिर बस गया। लेकिन 9वां बार जब बाढ़ आया तो शायद संसाधन बिल्कुल समाप्त हो गए, और लोग वहां से जहां तहां जगह मिला अपना माइग्रेट हो गए। अभी भी छपरा के नदी के उस पार का जो दियरा क्षेत्र है, बार बार बाढ़ के दंश से परेशान होकर लोग जहां तहां आकर बस गया यहाँ। तो ये माइग्रेट होता है, सभ्यता समाप्त नहीं होती, वो जगह डिसऑर्डर हो जाता। पैसा रहता तो फिर रिकंस्ट्रक्शन वहां हो पाता। इसी ढंग से आपको नदी बहुत दूर चल गई हड़प्पा का,
ये जो नदी बहती थी ये काफी दूर चली गई, रावी नदी। अब रावी नदी दूर चली गई तो उनको पानी मिलना कठिन हो गया। बहंगी से पानी ढोते हुए कल भी मैंने आपको फोटो दिखाया था। तो इस तरीके से वो पानी जब दूर चला गया, अगर उन लोगों के पास संसाधन होता तो कुआं खोदवा लेते, उस कुएं से पानी निकालते, लेकिन पैसे की कमी हो गई और जिस कारण वो फिर मेंटेन नहीं हो सका। अब रहा बात आपको कालीबंगा में। यहाँ जो है राजस्थान के कालीबंगा में मान लीजिए बिजली गिरा, लोग कहते हैं कि वज्रपात हुआ और कालीबंगा समाप्त हो गया। हिरोशिमा पर तो परमाणु बम गिरा, कहाँ खत्म हुआ? नागासाकी पर परमाणु बम गिरा, कहाँ खत्म हुआ? क्योंकि जापान एक आर्थिक रूप से मजबूत कंट्री है, अतः वहाँ बनाना शुरू कर दिया। फिर दिल्ली में तो कई बार भूकंप आए, इसके बावजूद भी दिल्ली का शासक से लेकर तोमर वगैरह पृथ्वीराज चौहान सल्तनत काल में, मुगल काल में, अंग्रेजी काल में रहा कि नहीं रहा। कोलकाता को राजधानी अंग्रेज बनाए, लेकिन दिल्ली की समृद्धि को देखकर फिर राजधानी दिल्ली लेकर चले आए। तो वही है, दक्षिण भारत लेकर गया था मोहम्मद बिन तुगलक, फिर लेकर दिल्ली ही आ गया, क्योंकि दिल्ली एक समृद्ध जगह है। तो वही चीज मैं कहूँगा कि अगर मान लीजिए कालीबंगा में वज्रपात हुआ, लोगों के पास पैसा होता तो फिर क्या नगर नहीं बन जाता। तो इस तरीके से कारण भले अलग अलग है। कारण कहा जाता मोहनजोदड़ो में आर्यों ने आक्रमण किया, सिंधु नदी का बाढ़ आया। हड़प्पा में कहते हैं कि नदी दूर चली गई। लोथल में कहते हैं व्यापार प्रभावित हुआ। कालीबंगा में कहते हैं वज्रपात हुआ, जिस कारण इस सभ्यता का अंत हो गया। क्या ये 600 वर्ष में पहली बार वज्रपात हुआ था? 26 से 19 के बीच में पहली बार हुआ था? ऐसा तो नहीं था। जब 600-700 वर्ष सभ्यता बहुत विकसित थी तो उसके बाद भी रहती। लेकिन हाँ, ये जरूर था कि पैसे कम हो गए, क्योंकि व्यापार प्रभावित हुआ, और व्यापार भी प्रभावित हुआ वर्ग संघर्ष से। वर्ग संघर्ष एक दूसरे को समाप्त करने के लिए सोचने लगा। फिर चाहे वो लोकल ट्रेड हो या इंटरनेशनल ट्रेड हो, प्रभावित हुए, आय के स्रोत प्रभावित हुआ, और सभ्यता समाप्त नहीं हुई, सभ्यता का रूप रंग बदल गया। अर्थात हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, उनकी आने वाली पीढ़ियां भी थी। बस जो 2 मंजिले 3 मंजिले मकान बनते थे, जो स्नानागार बनता था, जो बड़े पैमाने पर सभा भवन बनते थे, अन्नागार सामूहिक रूप से बनते थे, सड़कें चौड़ी होती थी, स्ट्रीट लाइट का व्यवस्था था, ये सब जो है बंद हो गया। और लोग वहां से जहां तहां अपने पेट को, अपने जीवन को चलाने के लिए झुग्गी झोंपड़ी में और मिट्टी के आवास में रहने लगे। प्रकृति भी थोड़ी सी वहां विपरीत हो गई, क्योंकि जो भी पेड़ थे लोगों ने उसको काट कर और फिर उसे ईंट पका लिया। तो इस तरीके से वर्षा होना कम हो गया, और जब वहां कृषि भी न हो, व्यापार भी प्रभावित हो जाए, तो किस लिए लोग बैठे रहेंगे वहां। इसलिए जहां जहां उपजाऊ भूमि जिसको जैसे मिली, वैसे वैसे लोग स्थानांतरित होते चले गए, और इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता धीरे धीरे पतन हो गया। संरचना आज भी वहां पर है। अब देखेंगे यहाँ पर सुतका गेंडोर है, तो ये साबित कर रहा है कि दूर तक उनके संबंध थे। हालांकि ये आयात निर्यात अगर देखेंगे तो यहाँ जो आपके अफ्रीका है और फिर यहाँ पश्चिमी एशियाई देश है, यहाँ पर इराक तक यानी अरब सागर पार करके इराक तक उनके व्यापारिक संबंध थे। वो मिस्र से व्यापारिक संबंध रखे हुए थे, सीरिया से उनका व्यापारिक संबंध था, और दिलमुन था, माकन था, ये सब व्यापार के अच्छे स्थल थे। हड़प्पा सभ्यता का अगर लंबाई चौड़ाई हम देखें तो यहाँ से लेकर और आपके दैमाबाद तक या फिर भगतराव तक, आपके दैमाबाद तक जो है ये 300 किलोमीटर अतिरिक्त हो जाता है। तो मांडा से लेकर और भगतराव तक आते हैं तो 1100 किलोमीटर, और यहाँ से आते हैं तो 300 किलोमीटर, अर्थात कुल दूरी कितनी हो जाती है? 1400 किलोमीटर। और यही यदि आलमगीरपुर से लेकर अगर हम और दास्क नदी के किनारे सुतका गेंडोर तक जाते हैं तो यह दूरी कितनी हो जाती है? 1600 किलोमीटर हो जाती है। तो यानी इतना बड़ा सभ्यता जो विकसित अवस्था में थी, नगरीकृत थी, वहां पर आज के समय से ज्यादा विकास था। चनहुदरों से लिपस्टिक मिला है, शंख के पीस कर लोग पाउडर के रूप में प्रयोग करता था,
कांसा के ऐनक मिला है बना बनाकर, शिलाजीत से लोग ऊर्जा प्राप्त करता था, लोथल से 8 साल के बच्चों के खोपड़ी में छेद करके ऑपरेशन का प्रमाण मिला हुआ है। आंशिक समाधान, पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान जलाकर उसके हड्डी गुड्डी को मिट्टी के घड़े में बंद करके रख देना, मिट्टी के नीचे गाड़ देना, आंशिक समाधान है। पूर्ण समाधान का मतलब होता है पूरी तरह जला देना या कब्र में भी डाल देना। अलग अलग स्थानों पर कब्र की दिशा अलग अलग होती थी। जैसे लोथल में अगर लोग दफनाता था तो सिर करते थे पश्चिम दिशा में और पैर पूरब दिशा में करते थे। इसी ढंग से भगतरों में अगर दफन करते थे तो सिर जो था आपके दक्षिण दिशा में, पैर उत्तर दिशा में। हड़प्पा में लोग दफन करता था तो सिर उत्तर दिशा में, पैर दक्षिण दिशा में। इसी ढंग से मोहनजोदड़ो में अगर दफन करते थे तो सिर उत्तर दिशा में और पैर दक्षिण दिशा में। तो अलग अलग नगरों में अलग अलग जो है समाधान की रीतियां थी। कुछ सरकंडे में भी हड़प्पा से मिला है जो लगता है किसी विदेशी का रहा होगा, कहीं कहीं से युग में समाधान मिला है। रोपर से मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। इन सब से लगता है कि हड़प्पा सभ्यता कोई अनायास कहीं से आई सभ्यता नहीं थी, स्थानीय सभ्यता ही अपने विकसित अवस्था में पहुंची थी। और अलग अलग समस्याओं के साथ सबसे बड़ी समस्या उनके आपसी सामंजस्य का अभाव था, जिस कारण आर्थिक कमजोरी हुई और फिर वो वर्ग संघर्ष नौ बड़ी पैमाने पर उत्पन्न हो माइग्रेट कर गए। अब जहाँ ऋग्वेद में आया है हरियोपिया शब्द या रावी नदी का दूसरा नाम परुष्णी नदी, वहां पर जो है दशराज्य युद्ध की चर्चा एक ऋग्वेद के 7वें मंडल में आया है। लेकिन वो 10 राजाओं के संघर्ष में 5 अनार्य है, 5 आर्य है। एक तरफ जो विश्वामित्र के साथ है और वशिष्ठ के साथ जो है उनके शिष्य हैं। ये संघर्ष होता है जल को लेकर, जल विवाद को लेकर। ये कोई सभ्यता का संघर्ष नहीं है। और विदेशी केवल ये कह देते हैं कि इंद्र वज्र लेकर हमला करने रोज निकलता था और उनसे लड़ता था जो अनासा थे, मृगवाचा थे और फिर अदेवयु थे, यानी देवता को नहीं मानते थे। तो ऐसी बात नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता में मूर्तियां मिली है, पशुपतिनाथ मिले हैं, लिंग बहुत सारा मिला है, जोनी के चित्र मिले हैं, मातृदेवी मिली हुई है। हर चीज जो है था। अदेवयु इनको कहना उचित। अदेवयु वो थे जो जनजातीय लोग थे और देवताओं को नहीं मानते थे। मृगवाचा वो थे जो कटुवाणी बोलते थे। आर्य उनसे संघर्ष किए। हड़प्पा के लोगों से आर्य के संघर्ष का कोई चर्चा नहीं मिलता। अब पुरंदर मतलब किलों को तोड़ने वाला, तो किला नहीं होता है ओनली एक भवन का, किलाबंद सैनिक क्षमता को भी बोलते हैं। तो जनजातियां भी किला बंद कर देगी, दूसरा जनजाति भाला लेके चलेगी ऐसे करके एकदम। ये भी किलाबंदी है। सेना में किलाबंदी आज भी हमारी सेना करती है। तो वो उनकी चौकसी और रणनीति युद्ध का होता है। शब्दों को तोड़ मरोड़ कर विदेशियों ने प्रस्तुत किया है और हमारे इतिहास के साथ एक भौदा मजाक किया। अब जो हम अगर सभी घटनाएं तो खैर जो इवेंट्स मिले हैं उसको तो लिखेंगे, लेकिन अप्रोच में जो चीजें हैं वो विदेशियों के अप्रोच नहीं, आधुनिक इतिहासकारों को लिखे हैं। हाल में तो इसको अब सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गया, क्योंकि प्रथम खोजे गए स्थल हड़प्पा था तो हड़प्पा सभ्यता कहा गया। लेकिन एक चीज और जानेंगे, अब इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जा रहा है, क्योंकि घग्गर नदी ही दृश्यद्वती नदी थी जो वेदों के पहले सरस्वती नाम से जानी जाती थी। उसी दृश्यद्वती नदी को सरस्वती नदी वेदों में कहा गया है। तो ये सिंधु और सरस्वती नदी का संगम था और वहां एक सभ्यता का विकास हुआ था। ये हड़प्पा में प्रथम खुदाई होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। विदेशी लोग इसको इंडस सिविलाइजेशन के नाम से संबोधित करते हैं। तो चलिए अभी तक के लिए इतना ही, और एक बार जरूर घुमा दीजिएगा कि देखिए कितने बच्चे यहाँ पर बैठ गए हैं सुबह से आकर, और अच्छी खासी मेहनत बच्चे कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ का स्पेशल बैच है और इसमें से सभी बच्चे जल्दी ये सभी बच्चे जो है गारंटेड निकालेंगे, यानी पास करेंगे, क्योंकि ये सुबह से ही आते हैं और अब इनको रटाया जाएगा और विशेष लिखाया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यदि नौकरी चाहिए तो आप जरूर स्टडी पॉइंट आइए। बहुत सी बहालियां आ रही है और सुनिश्चित सफल होंगे। 100% पढ़ा लिखा कर सफलता की मैं गारंटी देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।